नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि एक कारक है या इसमें कई कारक सम्मिलित हैं। इसका अभी तक मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। बुद्धि का स्वभाव क्या है, इस विषय में अनेकों प्राचीनतम दार्शनिकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, किंतु यहाँ पर केवल उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों, थ्योरीज की विवेचना की जाएगी जो बुद्धि से संबंधित हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सिद्धांत आता है एक कारक या सत्तात्मक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक कार्यों के मूल में निहित होती है। इस सिद्धांत के समर्थक बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई मानते हैं। इसके अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। इस सिद्धांत के समर्थक डॉक्टर जॉनसन का कहना है कि महान वैज्ञानिक न्यूटन एक महान कवि भी बन सकते थे यदि वे कविता करने की ओर अपना ध्यान लगाते। विभिन्न परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि व्यक्ति किसी एक कार्य को अच्छी तरह कर लेता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य कार्यों को भी अच्छी तरह कर सके। दूसरा सिद्धांत आता है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल एबिलिटी। द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, स्पेसिफिक एबिलिटी। सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है और एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती हैं। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। स्पीयरमैन का विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। स्पीयरमैन के सिद्धांत को हम इस चित्र के जरिए भी समझ सकते हैं। चित्र में ए और बी इलिप्स, ए और बी क्रमशः शाब्दिक, वोकैबुलरी और गणितीय परीक्षणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण एक दूसरे से सहसंबंधित है अतः इलिप्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने वाला संपूर्ण क्षेत्र
जी कारक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शेष दोनों परीक्षणों का स्वतंत्र क्षेत्र S1 और S2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चित्र में से स्पष्ट है कि विशिष्ट योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और सामान्य योग्यता की आवश्यकता भी इन विशिष्ट योग्यताओं में पड़ती है। स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर के अतिरिक्त कुछ और भी कारक होते हैं। सी फैक्टर, जिनका अर्थ होता है विचार प्रक्रिया में गति और निष्क्रियता में मुक्ति। इसी प्रकार डब्ल्यू फैक्टर का अर्थ इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और संलग्नता से है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि कुछ कार्य निष्पादन इस प्रकार के होते हैं जो जी कारक पर आधारित नहीं होते, जबकि स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक सभी कार्यों में सामान्य होता है। अगला सिद्धांत है 3 खंड का सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। यह सिद्धांत भी स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है। 2 खंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद उन्होंने बुद्धि का एक खंड और बताया। उन्होंने इसका नाम सामूहिक खंड या तत्व ग्रुप फैक्टर रखा। उन्होंने इस खंड में ऐसी योग्यता को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती है। स्पीयरमैन का यह सिद्धांत सर्वसामान्य नहीं बन सका है। इसका कारण बताते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है, यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि को वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर बल देता है। अगला सिद्धांत है बहुखंड का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत पर आगे कार्य करके मनोवैज्ञानिकों ने बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनमें मनोवैज्ञानिकों में कैली और थर्स्टन के नाम उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले जानते हैं कैली के अनुसार बुद्धि के खंड। कैली ने अपनी पुस्तक क्रॉसरोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को 9 खंडों में या योग्यताओं का समूह बताया। सबसे पहले जिसमें शामिल किया इंटरेस्ट या रुचि को, भ्रामक योग्यता, मोटर एबिलिटी, सामाजिक योग्यता, सोशली एबिलिटी, सांख्यिकी, न्यूमेरिकल, शाब्दिक वर्बल, शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी, संगीतात्मक योग्यता, म्यूजिकल एबिलिटी, यांत्रिक योग्यता, मैकेनिकल एबिलिटी और स्थान संबंधी विचार योग्यता, एबिलिटी ऑफ डील विद स्पेटियल रिलेशंस। वहीं थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के खंड, थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि के 13 खंड या तत्व बताए हैं। दूसरे शब्दों में उसने बुद्धि के 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है, जिनमें से निम्नांकित 9 को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्मृति या मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, लॉजिकल एबिलिटी, निगमनात्मक योग्यता, डिटेक्टिव एबिलिटी, आगमनात्मक इंडक्टिव, स्थान संबंधी योग्यता, स्पेटियल एबिलिटी, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का समर्थन नहीं किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि बुद्धि का विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में विभाजन सर्वथा अनुचित है। इसीलिए क्रो और क्रो ने लिखा है, इन तत्वों या योग्यताओं को जटिल मानसिक क्रिया की प्रत्येक इकाइयां नहीं समझना चाहिए। अगला सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। वह सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता। थॉर्नडाइक का मत है
मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। द क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कनेक्शन ऑफ न्यूट्रल कनेक्टर्स। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी ही अधिक अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के आधार पर यही विचार है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स के आधार पर सिद्ध किया है। उनका मत है कि जिन अनुभवों का उद्दीपक प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है वे भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान अधिक सरल बना देते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की दो कारणों से कटु आलोचना की गई है। पहला कारण यह है कि यह सिद्धांत मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध पर बहुत अधिक बल देता है। दूसरा, क्रो के शब्दों में यह सिद्धांत मस्तिष्क की संपूर्ण रचना के लचीलेपन को कोई स्थान नहीं देता। अगला सिद्धांत है वर्ग घटक सिद्धांत। जी थॉमसन ने बुद्धि को अनेक विशिष्ट योग्यताओं और विशिष्टताओं का समूह माना है। एक ही वर्ग में अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जैसे व्यावसायिक योग्यता में प्रबंधन, विक्रय, उत्पादन, भंडारण, जनसंपर्क आदि योग्यता निहित होती हैं। अगला है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। श्रीवल्ट और बर्मन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमानुसार महत्व दिया। ये क्रम इस प्रकार है: मानसिक योग्यता, इसको सामान्य और सामान्य 2 में, जिसमें क्रियात्मक, यांत्रिक और शारीरिक, शाब्दिक, संख्यात्मक और शैक्षिक सामान्य 2 में, स्मरण, चिंतन, तर्क, कल्पना मानसिक योग्यता। 8वां सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। थॉमसन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है। इसी प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस प्रतिदर्श के सामने आएगा। विभिन्न संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो घनात्मक सहसंबंध पाए जाते हैं वह विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूने, सैंपल्स और पैटर्न्स ऑफ एलिटी की ओवरलैपिंग से स्पष्ट होते हैं। समझते हैं इस चित्र के जरिए। छोटे वृत्त विशिष्ट कारकों और मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बड़े दोनों वृत्त 2 परीक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परीक्षण ए से 8 विशिष्ट कारकों के प्रतिदर्शन किए गए हैं, जबकि बी परीक्षण से 11 विशिष्ट कारकों के प्रतिदर्शों का प्रदर्शन किया गया है। चूंकि दोनों परीक्षणों में 6 विशिष्ट कारक सामान्य हैं और इनमें धनात्मक सहसंबंध है। थॉमसन का विचार है कि सभी बौद्धिक परीक्षणों से जी फैक्टर नहीं पाया जाता। थॉमसन ने इतना अवश्य माना है कि कुछ परीक्षणों में जी फैक्टर अवश्य पाया जाता है, परंतु यह जी फैक्टर स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान ना तो विस्तृत होता है और ना ही इतना संकीर्ण जितना कि स्पीयरमैन का विशिष्ट बालक है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। धन्यवाद।